नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में और देखेंगे कुछ कैलकुलेशंस आयकर के पुराने नियम और आयकर के नए नियम के अनुसार। और इन कैलकुलेशंस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आयकर के किस नियम को अपनाने पर आपको टैक्स में ज़्यादा बचत मिलेगी। तो पहले जान लेते हैं इनकम टैक्स रिजीम्स के बारे में। प्रेजेंट टाइम पर हमारे यहाँ दो प्रकार के रिजीम्स हैं, न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम। अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की तो इसकी घोषणा 2020 के बजट में की गई और आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत इस न्यू टैक्स रिजीम को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू कर दिया गया। और इस न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने से पहले टैक्स की जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था को भी समाप्त नहीं किया गया, उसे यथावत बनाए रखा गया और उस व्यवस्था को नाम दे दिया गया ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अब आपके पास अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दो ऑप्शन रहते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत फाइल करेंगे या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत। तो आपके पास इन दोनों रिजीम्स में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन ITR फाइल करते समय रहता है। अगर हम बात करें पुराने नियम और नए नियम के बीच में अंतर की तो इन दोनों में जो खास अंतर है वो है टैक्स रेट और इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट से संबंधित। अभी वीडियो में ही हम आगे एक लिस्ट के माध्यम से कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में जानेंगे जो कि पुराने नियम के अनुसार टैक्स फाइल करने पर हमें मिलती हैं और नए नियम के अनुसार टैक्स फाइल करने पर उनमें से ज़्यादातर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हमें नहीं मिल पाती। लगभग 70 प्रकार की ऐसी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं जो कि हम पुराने नियम के अनुसार तो ले सकते हैं लेकिन नए नियम में हम उन छूट को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि पुराने नियम में टैक्स रेट नए नियम के मुकाबले कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इतने प्रकार की डिडक्शंस मिल जाने पर दोनों में अगर तुलना की जाए तो ओल्ड रिजीम हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हमने अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो तो उन सेविंग्स को दिखाकर आप पुराने नियम में छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो नए नियम में HRA, हाउस रेंट अलाउंस, LTA, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस और सेक्शन 80C के अंतर्गत जो लगभग 1.5 लाख रुपए की छूट हमको प्राप्त होती हैं, जिसमें कई चीज़ें आ जाती हैं आपके NSC, PPF, LIC, इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह वगैरह। ये सारी छूट आप पुराने नियम में तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन नए नियम के अनुसार टैक्स फाइल करने पर आप इन छूट का फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा बजट 2020 से लागू न्यू टैक्स रिजीम में आप होम लोन पर पे किए गए इंटरेस्ट पर भी छूट प्राप्त नहीं कर सकते अगर आप उस मकान को अपने स्वयं के रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है तो ऐसी प्रॉपर्टी के हाउसिंग लोन में पे किए गए इंटरेस्ट की छूट के लिए आप सेक्शन 24B के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 16 के अंतर्गत जो मानक कटौती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की, वित्तीय वर्ष 2020-21 और उसके बाद नए नियम के अनुसार इस मानक कटौती को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी बजट 2023 में फिर से जो घोषणा की गई है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, तो यहाँ पर फिर से सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती नए नियम के अंतर्गत भी प्राप्त की जा सकती है। और इसी तरीके से फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी 15,000 रुपये तक की छूट इस नए नियम के अनुसार प्राप्त की जा सकती है बजट 2023 की घोषणा के अनुसार। अब हम आगे जान लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब्स रहेंगी उनको यहाँ पर हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो टैक्स स्लैब्स ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए थीं वही टैक्स स्लैब्स फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी लागू रहेंगी, जो कि इस प्रकार हैं, आप इन्हें सामने देख सकते हैं। पुराने नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है।
इसके बाद 2.5 लाख रुपए से ऊपर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। इसके बाद 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम 10 लाख रुपए तक, इस पर 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। और अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% के हिसाब से टैक्स की गणना की जाएगी। नेक्स्ट है न्यू टैक्स रिजीम। अगर हम पिछले टैक्स स्लैब की बात करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, तो ये टैक्स स्लैब्स कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% के हिसाब से, 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% के हिसाब से, 12.5 लाख से ज़्यादा लेकिन 15 लाख रुपए तक 25% के हिसाब से, और 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब यहाँ पर बजट 2023 में जो भी बदलाव किए गए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं। तो देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स, जो कि इस प्रकार हैं। यहाँ पर इनकम की जो लिमिट है उसको 2.5 लाख से बढ़ा करके कर दिया गया है 3 लाख रुपए तक। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर, जो कि 6 लाख रुपए तक हो सकती है, इस पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। 6 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम लेकिन 9 लाख रुपए तक, इस पर 10% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। फिर 9 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम लेकिन 12 लाख रुपए तक, इस पर 15% के हिसाब से। 12 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम लेकिन 15 लाख रुपए तक, इस पर 20% के हिसाब से। और 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पर 30% के हिसाब से टैक्स की गणना की जाएगी। आगे हम जान लेते हैं डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में। डिडक्शन के अंतर्गत हमारे वो इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हमारी ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करने से पहले ही इनकम से माइनस कर दिए जाते हैं। मतलब ऐसे खर्चे या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन पर हमें छूट मिलती है, तो इन्हें हम अपनी इनकम से माइनस करते हैं और इसके बाद में अपनी ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी इनकम से माइनस हो जाने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम कम हो जाती है और इसी वजह से उस इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो भी कम बनेगा। यहाँ पर एक उदाहरण है 20,000 रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिसका अगर हम भुगतान करते हैं तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय हम अपनी इनकम से इस 20,000 रुपये को माइनस कर देंगे और इस तरीके से हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो 20,000 रुपये कम हो जाएगी और उसी के हिसाब से हमारा टैक्स भी कम कैलकुलेट होगा। तो डिडक्शंस का मतलब है हमारी इनकम के बाद उस इनकम से हमने जो एक्सपेंसेस किए या उस पैसे को हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया और इस प्रकार किए गए खर्चे पर अगर किसी सेक्शन के अंतर्गत हमें छूट मिल रही है तो उस छूट को लेने के लिए हम इसे अपनी इनकम से माइनस करके अपनी ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करेंगे। जबकि अगर हम एग्जेम्पशन की बात करें तो एग्जेम्पशन का सीधा सा मतलब हमारी उस इनकम से है जो कि टैक्स फ्री है। तो साधारणतया अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से हमें मिलने वाले कुछ अलाउंसेस मतलब भत्ते या किसी अन्य प्रकार की कोई इनकम जो कि टैक्स फ्री है, तो आईटीआर फाइल करते समय हम इस इनकम को अपने आईटीआर में शो तो करेंगे, लेकिन टैक्स फ्री होने की वजह से उस इनकम या उस भत्ते पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पर इस प्रकार जो भी इनकम हमें हुई हैं या जो भी भत्ते हमें प्राप्त हुए हैं वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री हो सकते हैं या उनका कुछ भाग टैक्स फ्री हो सकता है। तो एग्जेम्पशन का भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। तो कृषि भूमि से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है और इस प्रकार से होने वाली आय पर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। तो एग्जेम्पशन का सीधा सा मतलब हमारी इनकम के उस भाग से है जो कि हमने अर्न किया है लेकिन वो टैक्स फ्री है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। अब यहाँ पर सामने आप डिडक्शंस की एक लिस्ट देख सकते हैं जो कि इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम में आपको प्राप्त होती हैं। ये सभी छूट एक सैलरीड पर्सन या फिर HUF
अपने इनकम टैक्स को फाइल करते समय प्राप्त कर सकते हैं अगर अपना इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार फाइल करते हैं। तो इस लिस्ट में किस सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी डिडक्शंस हमको प्राप्त होती हैं उनको दिखाया गया है, और इनमें से ज़्यादातर डिडक्शंस के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो इन डिडक्शंस के बारे में जानने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिडक्शंस के बाद आ जाते हैं एग्जेम्पशंस पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 10 के अंतर्गत ये एग्जेम्पशंस प्राप्त की जा सकती हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं। लिस्ट में दी गई किसी प्रकार की इनकम या भत्ते अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आप उनसे संबंधित सेक्शंस के अंतर्गत ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये सभी एग्जेम्पशंस आपको सेक्शन 10 के अंतर्गत मिलेंगे। आप नेक्स्ट पेज पर भी इन्हें देख सकते हैं। अभी अगर हम इन सभी सेक्शंस के बारे में बात करने लगेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ संक्षिप्त रूप से इन सेक्शंस और इनके अंतर्गत होने वाली आय को इस लिस्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप इन सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सेक्शंस के ऊपर विस्तार से एक वीडियो मैं आगे कभी बना दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयकर के पुराने नियम के अनुसार आपको इतने प्रकार की डिडक्शंस प्राप्त हो रही हैं, जबकि नए नियम में इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो कि इनमें से किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त कर रहे हैं, भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, या जो इनकम उनको हुई है उस इनकम का एक हिस्सा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे टैक्स पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि वो इन सभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को दिखा करके टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्राप्त कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद है जिनकी इनकम 10 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा है और जिन्हें किसी भी प्रकार की डिडक्शन या एग्जेम्पशन से कोई मतलब नहीं है। ना उन्हें इस प्रकार की कोई इनकम प्राप्त हो रही है जो कि टैक्स फ्री हो, और ना ही उन्होंने इतनी सेविंग्स कर रखी हो। तो ऐसी कंडीशन में बिना डिडक्शंस, बिना एग्जेम्पशंस को दिखाए कम से कम टैक्स पे करना पड़े, इसके लिए टैक्स रेट्स कम होने की वजह से न्यू टैक्स रिजीम ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आ जाते हैं आगे। जैसा कि हमने अभी बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जिनका लाभ आईटीआर में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में एक खास बात जो कि बजट 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए लागू कर दिया गया है कि अब से न्यू टैक्स रिजीम ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगा। इसका मतलब है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर पहले से ही न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स फाइल नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम के बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो आपका जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल हो जाएगा। आगे आप कुछ सेक्शंस लिखे हुए देख सकते हैं जो कि आयकर अधिनियम के चैप्टर 6A के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी छूट हमें पुराने नियम के अनुसार तो मिल रही थी, लेकिन नए नियम के अनुसार हमको ये छूट प्राप्त नहीं होंगी। तो यहाँ पर लगभग 70 प्रकार की ऐसी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जिनका लाभ आपको नए नियम के अनुसार नहीं मिलेगा। इनमें HRA भी है, LTA भी है। सेक्शन 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख की छूट मिलती है वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगी, और सेक्शन 24B जिसमें अभी हम बात कर रहे थे होम लोन की, तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो होम लोन रहेगा उस पर भुगतान किए गए ब्याज पर छूट आप नए नियम के अनुसार नहीं ले पाएंगे। तो अब देख लेते हैं वो कौन कौन से कुछ लिमिटेड डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जिनका लाभ आयकर के नए नियम के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट को जिसमें कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं जिनका लाभ हम न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं। इस लिस्ट में नीचे के जो 4 पॉइंट हैं ये अभी बजट 2023 से ही लागू हुए हैं, और इसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी 2020 से, और अभी तक हमको ये डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिल रही थी। तो बजट 2023 से जो घोषणाएं हुई हैं उनमें जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो अभी तक हमें न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16IA के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो रही थी, वो अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लागू कर दी गई है। तो 50,000 रुपए की छूट अब आप इस सेक्शन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपकी इनकम 15.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की है तो वहां पर आप 52,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें सेक्शन
87A के अंतर्गत अभी हमें 12,500 रुपये की छूट मिलती थी अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए के अंदर निकल करके आती है तो अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और इस लिमिट को 5 लाख से बढ़ा के कर दिया गया है 7 लाख रुपए तक। मतलब अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक या उससे कम बन रही है तो हमें यहाँ पर सेक्शन 87A के अंतर्गत अब 25,000 रुपए तक की छूट मिल सकेगी। ये छूट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है। इससे पहले ये छूट अभी तक जो हमें मिल रही थी वो 12,500 रुपए की छूट ही प्राप्त हो रही थी, वो भी 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के लिए। अगला पॉइंट है जो कि बजट 2023 से ही अप्लाई हुआ है, सेक्शन 57 II के अंतर्गत फैमिली पेंशनर्स के लिए भी अब आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये डिडक्शन 15,000 रुपए तक की हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं सेक्शन 80 CCH2 के अंतर्गत कॉर्पस फंड जो कि अग्निवीरों के लिए बनाया गया है, इसमें अग्निवीरों को सैलरी के तौर पर 70% नकद भुगतान दिया जाता है और 30% इस फंड में जमा किया जाता है और इतना ही हिस्सा सरकार भी इस फंड में जमा करती है। तो 4 साल तक ये फंड इकट्ठा होगा और उसके बाद में जब इस पैसे का भुगतान इन अग्निवीरों को किया जाएगा तो इस फंड पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देय नहीं होगा। ये फंड पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है। तो इस तरीके से ये कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं न्यू टैक्स रिजीम के लिए। इसके बाद में हम देख लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है इसके बारे में। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भी यही टैक्स रेट्स लागू होंगे और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी यही टैक्स रेट्स बने रहेंगे। यहाँ पर हमने टोटल इनकम को माना है 7,81,000 और इस इनकम में हमारी सैलरी से होने वाली इनकम जो कि 6,90,000 रुपए की है प्लस 91,000 का हमने एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर 7,81,000 रुपए की टोटल इनकम दिखाई हुई है। मतलब अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर नहीं हैं तो 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमने इसमें साथ में जोड़ के दिखाया है, वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा और उस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर इनकम लिखते तो वो होती 6,90,000 रुपए। तो यहाँ पर हमने साथ में एनपीएस का भी एग्जाम्पल ले लिया है, इस वजह से हमने 91,000 रुपए 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि एनपीएस में किया गया है उसे भी जोड़ लिया है। इसके बाद में सेक्शन 16 IA के अंतर्गत जो 50,000 रुपए की मानक कटौती हमको प्राप्त होती है उसको हमने यहाँ पर दिखाया और इसे माइनस करने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम रह जाती है 7,31,000 रुपए। इसके बाद हमने कुछ डिडक्शंस जो कि यहाँ पर दिखाई हुई हैं। सेक्शन 80C के अंतर्गत हमारे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस 1,30,000 रुपए के हैं जो कि पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या, एलआईसी इनमें से किसी भी मद में किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर बात एनपीएस की कर रहे हैं तो यहाँ पर एनपीएस में एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 65,000 रुपए। तो इस 65,000 रुपए को हमने दो अलग अलग सेक्शन में दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD1 इन दोनों को मिलाकर के हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की छूट ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो एनपीएस का पूरा अमाउंट सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम इसे यहाँ दिखाएंगे तो इन दोनों का जो टोटल है वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर निकल जाएगा और इस तरीके से क्योंकि छूट हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी तो बाकी का जो अमाउंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि 65,000 का केवल 20,000 रुपए 80CCD1 में दिखाया और इस तरीके से ऊपर आप देख सकते हैं 1,30,000 और 20,000 दोनों मिलकर के बन जाएंगे 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए की छूट हमें यहाँ पर मिल जाएगी और बचा हुआ 45,000 हमने दिखा दिया है सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत। इस सेक्शन में मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का अमाउंट ही दिखाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमने एनपीएस की पूरी छूट इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में दिखा करके प्राप्त कर ली। इसके बाद जो 91,000 रुपए अभी ऊपर हमारी सैलरी से होने वाली इनकम में जोड़ के लिखे गए थे, इस 91,000 की छूट को हम
सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत दिखा देंगे। और इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो अब हमारी इनकम 6,90,000 रुपये ही रह जाती है, क्योंकि ऊपर हमने 91,000 जोड़ के दिखाए थे और नीचे वो 91,000 माइनस कर दिए गए। तो इस तरीके से विदाउट एनपीएस वालों को अपनी जो इनकम है वो 6,90,000 ही यहाँ पर दिखानी है, जबकि एनपीएस की कंडीशन में इसे ऊपर जोड़ के और उसके बाद में नीचे लेस करके दिखाएंगे। इसके बाद में हमने सेक्शन 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस को दिखाया हुआ है 25,000 रुपए। ये छूट हमें यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि हम पुराने नियम को फॉलो कर रहे हैं। और सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन इंटरेस्ट, इसे हमने सेक्शन 24B के अंतर्गत दिखाया हुआ है जो कि 50,000 है। ये छूट भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जो टोटल डिडक्शंस मिल रही हैं वो हैं 3,61,000 रुपए की, और 7,31,000 रुपए से इसे माइनस करने के बाद में हमारी जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो है 3,70,000 रुपए। अब इस 3,70,000 रुपए की जो टैक्सेबल इनकम है इस पर किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो हम यहाँ नीचे टेबल में देख लेंगे। 3,70,000 का जो शुरुआती 2.5 लाख रुपया है उस 2.5 लाख रुपए के अमाउंट पर 0% टैक्स लगेगा, मतलब 2.5 लाख पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर, जो कि 5 लाख रुपए तक की हो। तो क्योंकि हमारा अमाउंट 5 लाख से कम है तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी अमाउंट है जो कि बन रहा है 1,20,000 रुपए, 2.5 लाख के बाद 2.5 लाख और 1,20,000 दोनों को जोड़ेंगे तो 3,70,000 बनेगा। तो 2.5 लाख के बाद जो बचा हुआ 1,20,000 रुपए का अमाउंट है उस पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि बन रहा है 6,000 रुपए। अब क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आगे की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। आगे की कैलकुलेशन 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के लिए है 10 लाख रुपए तक, और इसके बाद 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के लिए। तो इस वजह से ये नील हो जाएगा। और अब इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल टैक्स बन रहा है वो है 6,000 रुपए। अब क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर हमें सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपए की छूट प्राप्त होती है। तो ये पूरी छूट हमें मिल जाएगी, मतलब जो 6,000 रुपए का टैक्स निकल के आया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर नील हो जाएगा। और इसके बाद जब टैक्स 0 हो गया तो आगे की जो 4% की कैलकुलेशन इस टैक्स के ऊपर होनी है वो भी 0 जाएगी, और इस तरीके से टैक्स पेबल, मतलब जो टैक्स हमें पे करना है वो 0 हो जाएगा। ये था आयकर का पुराना नियम। अब देख लेते हैं नए नियम के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन। अब इस एग्जाम्पल में न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टैक्स रेट्स थे उनके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा वो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे। पिछले एग्जाम्पल की तरीके से यहाँ पर भी हमने एनपीएस का एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हमारी इनकम 6,90,000 रुपये है प्लस 91,000 का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमने टोटल इनकम दिखाई हुई है 7,81,000 रुपये की। न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमें जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिल रही है, तो इसलिए 0 लिखा है। ग्रॉस इनकम हमारी उतनी ही बनेगी 7,81,000 रुपये। इसके बाद जो डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रही थी वो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगी। तो अगर हमारे इस प्रकार के कुछ इन्वेस्टमेंट हैं भी तो हम उन्हें यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें 0 दिखाया हुआ है। सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि हमने यहाँ पर जोड़ के दिखाया था उसे यहाँ पर 80 CCD 2 के अंतर्गत माइनस कर दिया जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो इनकम है 6,90,000 रुपये की वही हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अब इसके बाद इस टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। इस इनकम का जो शुरुआती 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है उस पर 0% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि 0 बनेगा। फिर 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है उस पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अगले 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स बनेगा 12,500 रुपये, और 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जो कि 7.5 लाख रुपए तक की रहेगी इस पर 10% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 5 लाख रुपए से ऊपर 1,90,000 बच रहा है, तो उस 1,90,000 रुपए के अमाउंट पर 10% के हिसाब से टैक्स बन जाएगा 19,000 रुपये। इसके बाद में 7,50,000 रुपये से ऊपर की इनकम 10 लाख रुपए तक 15% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी इनकम
7.5 लाख रुपए से कम है, तो इस वजह से इस पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, ज़ीरो जाएगा। और आगे के टैक्स रेट्स में भी कोई कैलकुलेशन नहीं होनी है, तो उनको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। और इस प्रकार से इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स बनेगा 31,500 रुपये। अब यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के अंतर्गत हमें 12,500 रुपये की रिबेट प्राप्त होती है, लेकिन ये रिबेट हमें उस कंडीशन में मिलती है जब हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, इस वजह से ये 12,500 रुपये की जो रिबेट है वो हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो लिख दिया। और इसके बाद में हमारा जो टोटल टैक्स है वो फिर से आ गया 31,500 रुपये। इसके ऊपर 4% के हिसाब से हेल्थ एंड एडुकेशन सेस की कैलकुलेशन की जाएगी। तो 31,500 का 4% 1,260 रुपये बनेगा। और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा 32,760 रुपये। मतलब इतना टैक्स हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत पे करना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रिवाइज्ड न्यू टैक्स रिजीम पर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है। पिछले एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी इनकम के लिए सेम कंडीशंस पुरानी वाली हमने अप्लाई की हैं। सैलरी से इनकम 6,90,000 रुपये की है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 91,000 का है, तो हमने टोटल इनकम को 7,81,000 रुपये दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर 2023 के बजट में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन को अप्लाई कर दिया गया है, तो वो छूट यहाँ पर ली जा सकती है, इसलिए हमने उसको 16IA के अंतर्गत दिखाया हुआ है। और इसे माइनस करने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम रह जाएगी 7,31,000 रुपये। लेकिन बाकी की डिडक्शंस हमें ओल्ड रिजीम में ही मिलेंगी, न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये डिडक्शंस नहीं मिल पाएंगी, तो हमने इन्हें ज़ीरो किया हुआ है। और इसके बाद एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि 91,000 रुपये का है उसको हमने दिखाया 80CCD-2 के अंतर्गत। न्यू टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इस वजह से इनको पहले भी ज़ीरो दिखाया था और इस बार भी ज़ीरो दिखाया गया है। तो हमारी टोटल डिडक्शंस फिर से बन रही हैं 91,000 रुपये की, और इसे माइनस करने के बाद में हमारी टैक्सेबल इनकम है 6,40,000 रुपये की। इसके बाद अब हम 6,40,000 रुपये पर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से अब 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो 6,40,000 में 3 लाख रुपये तक का जो अमाउंट है उस पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, ज़ीरो। 3 लाख के बाद 6 लाख रुपये तक के अमाउंट पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जो अगला 3 लाख रुपए का अमाउंट है उस पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स बनेगा। और 6 लाख रुपए से ऊपर 9 लाख रुपए तक 10% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो 6 लाख से ऊपर 40,000 रुपये का अमाउंट ही बच रहा है, तो इस 40,000 पर 10% के हिसाब से 4,000 रुपये टैक्स बनेगा। इसके बाद 9 लाख रुपए से ऊपर 12 लाख रुपए तक के अमाउंट पर 15% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होनी थी, लेकिन क्योंकि हमारा अमाउंट 9 लाख रुपए से कम है तो कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगी, तो हमने इसे ज़ीरो दिखाया। और आगे की भी जो कैलकुलेशन है वो ज़ीरो जाएंगी, तो उनको हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा 19,000 रुपये। अब यहाँ पर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो रिबेट हमें अभी तक मिल रही थी 12,500 रुपये की, उसे बढ़ा दिया गया है और अब वो रिबेट हमें मिलेगी 25,000 रुपये तक, लेकिन उस कंडीशन में जब हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम होगी। तो क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकम 7 लाख रुपए से कम है, इस वजह से 25,000 रुपये तक की रिबेट हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमारा अमाउंट 25,000 रुपये से कम का है 19,000, तो ये पूरी रिबेट हमको मिल जाएगी और हमारा टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। और आगे हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ये भी ज़ीरो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो ज़ीरो निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बजट 2023 में बताया जा रहा था कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए या इससे कम होने पर हमें 25,000 रुपये की रिबेट मिल रही है और इसी वजह से हमारा पूरा का पूरा टैक्स जो है वो नील जा रहा है। लेकिन 7 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर इनकम होगी तो फिर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स
पे करना होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके माध्यम से हमने जाना आयकर के पुराने नियम और नए नियम के अंतर्गत होने वाली टैक्स की कैलकुलेशंस के बारे में। आशा करता हूं कि इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके काफी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।